1940s की बात है। एक दिन एक इंडियन लेडी जो शादीशुदा थी वो चुपके से एक इंसान से मिलने अपने घर से निकलती है। लेकिन जब ये बात उसके पति को पता चलती है तो वो सीक्रेटली उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो फिर कभी भी अपने घर वापस ही नहीं जा पाता। क्या हुआ था कि ये जो लेडी थी वो एक अमीर परिवार से आती थी और पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन साथ ही वो एक देशभक्त भी थी और उसकी जिंदगी का एक ही मिशन था कि उसे इंडिया को आजादी दिलवानी है। लेकिन उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो इससे एकदम अपोजिट थी, क्योंकि उसकी शादी एक सीआईडी इंस्पेक्टर से हुई थी जो कि ब्रिटिश राज के लिए काम करता था। उन दोनों के बीच प्यार तो था, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर का एक लॉयल ऑफिसर था जो अंग्रेजों के साथ काम कर रहा था, और दूसरी तरफ उसकी वाइफ थी जो छुप छुप कर अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रही थी। और इससे हुआ यूं कि आगे चलकर ये लेडी एक स्पाई बनी। लेकिन उसका जो पति था उसे दिन ब दिन उसकी हरकतों पर शक होने लगा और इसीलिए वो उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक करने लग गया। और 1940s की बात है जब एक दिन ये लेडी एक इंसान से मिलने अपने घर से बाहर निकलती है और उसका पति उसे सीक्रेटली फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी जिस इंसान से मिलने गई है वो कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और क्योंकि वो ब्रिटिश राज के लिए काम करने वाला एक वफादार सीआईडी इंस्पेक्टर था, इसीलिए वो बिना सोचे समझे नेताजी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियों से बचने के लिए नेताजी अपनी गर्दन नीचे झुकाते हैं और वो गोली उनके ड्राइवर को लग जाती है। अब ये देख के वो लेडी बिना एक भी सेकंड सोचे तुरंत अपने पास रखा हुआ एक चाकू निकालती है और खुद के पति चाकू मार के वहीं पर खत्म कर देती है। इस लेडी का नाम था नीरा आर्या, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन स्पाई थी और उसने खुद के पति को तक मार डाला था सिर्फ और सिर्फ नेताजी को बचाने के लिए। अब ध्यान से सुनना, इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो नीरा आर्या थी उन्हें अंडमान के काला पानी जेल में भेज दिया जाता है और वहां उन्हें दिन रात बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। और टॉर्चर के दौरान अंग्रेज उनसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कहां है। और ये एक ऐसा सवाल था जिसने सालों साल अंग्रेजों की नींद उड़ा रखी थी। सुभाष चंद्र बोस कहां है ये पता करने के लिए ब्रिटिशर्स ने लिटरली इंटेलिजेंस एजेंसी को तक एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन बावजूद इस सब के वो नेताजी को नहीं पकड़ पाए। इनफैक्ट नेताजी अंग्रेजों के नाक के नीचे से भागकर अफगानिस्तान, रशिया, सोवियत यूनियन, जापान और सिंगापुर तक पहुंच गए सिर्फ एक मिशन के लिए, और वो था भारत की आजादी। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आई वांट टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर। फर्स्ट इज कि इस डॉक्यूमेंट्री में नेताजी को लेकर जो गुमनामी बाबा वाली थियरी है वो डिस्कस नहीं होगी। अब ये थियरी सच है या झूठ है इसके ऊपर कई सारी वीडियोस और पॉडकास्ट यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आप चाहो तो बाद में देख सकते हो। लेकिन अब भले ही हम गुमनामी बाबा वाली थियरी को यहाँ डिस्कस ना करें, पर इस डॉक्यूमेंट्री में हमने नेताजी की डेथ मिस्ट्री को एक बहुत ही यूनिक एंगल से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है। कई डॉट्स कनेक्ट करने के बाद हमें नेताजी की डेथ मिस्ट्री को लेकर जो कंक्लूजन मिला है वो सुनकर आपका हिस्ट्री को का जो परसेप्शन है वो कंप्लीटली बदलने वाला है। अब दूसरी बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री को हमने इन 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है: प्री एग्जाइल, एग्जाइल एंड स्टिल इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। अब देखो ये जो 3 सेगमेंट्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रहा हूं कि अगर आपने किसी भी एक सेगमेंट को और इवन किसी एक पोर्शन को भी स्किप किया तो हो सकता है कि आप इस डॉक्यूमेंट्री का कोई अलग ही मीनिंग निकाल दो। इसीलिए अगर आपके पास अगले 50 मिनट्स है तो ही इस डॉक्यूमेंट्री को आगे कंटिन्यू करना, या फिर इसे अभी बंद करके बाद में जब भी टाइम मिले तब देख लेना, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट्री इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनानो हॉलपिन, जिन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी है, उन्होंने अपनी एक बुक में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बहुत ही शॉकिंग लिखा है। उनके अकॉर्डिंग 7 मार्च 1941 को ब्रिटिशर्स ने नेताजी को लिटरली असैसिनेट करने का ऑर्डर पास किया था। ब्रिटिश एजेंट्स को क्लियरली ये ऑर्डर दिया गया था कि मिडिल ईस्ट से लेकर जर्मनी के बीच नेताजी जहां कहीं भी दिखेंगे उन्हें ऑन द स्पॉट असैसिनेट कर दो। तो यही से कुछ सवाल निकल कर आते हैं कि नेताजी मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे थे, वो ब्रिटिश एजेंट से कैसे बच निकले, और उससे भी शॉकिंग चीज है जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हमें कभी पढ़ाई नहीं गई, एंड दैट इज नेताजी का 1941 से लेकर 1945 के बीच का एग्जाइल, वनवास। 1941 से लेकर 18 अगस्त 1945, इन 4 सालों में नेताजी के साथ क्या क्या हुआ या फिर नेताजी ने किसके साथ क्या क्या किया, इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में उनके बारे में वो हर एक चीज डिस्कस होगी जो कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, लेकिन सुनने में सच भी नहीं लगेगी, पर होगी बिल्कुल सच।
तो इन 4 सालों के अंदर नेताजी के साथ क्या क्या हुआ ये समझने के लिए हमें हिस्ट्री में हल्का सा पीछे जाना पड़ेगा। और इस डॉक्यूमेंट्री में आगे जो डिस्कस होगा वो समझने के लिए ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। 1939 ये वो साल था जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। अब यहाँ अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर से इंडिया का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। उधर यूरोप, जर्मनी, सोवियत यूनियन ये लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज इंडिया में ब्रिटिश राज था इसीलिए लिनलिथगो जो कि उस वक्त वाइस रॉय था, उसने बिना किसी इंडियन लीडर से पूछे या किसी का ओपिनियन लिए खुद से ही ये अनाउंस कर दिया कि इंडिया ये वॉर ब्रिटिशर्स के साइड से लड़ेगा। लिनलिथगो का ये डिसीजन सुनकर सभी इंडियंस हैरान हो गए कि इस वॉर से आखिर हमारा क्या लेना देना है और इस सब के बीच में हमें क्यों घसीटा जा रहा है। और अंग्रेजों के इस डिसीजन को लेकर एक आदमी था जो एक्सट्रीमली इंसल्टेड फील कर रहा था, एंड दैट वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने अपनी पूरी जिंदगी नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर फ्रीडम स्ट्रगल में लगा दी थी, लेकिन अब वो एक बात समझ चुके थे कि सिर्फ नॉन वायलेंस, साइलेंट प्रोटेस्ट और सत्याग्रह के बेसिस पर हम ब्रिटिश एम्पायर को कभी घुटनों पर नहीं ला सकते हैं। और इसी के चलते उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और वो उस वक्त के सभी बड़े लीडर्स से अलग हो गए। और यहाँ उनके माइंड में एक बहुत ही यूनिक थॉट आ गया। क्या था कि उस मोमेंट तक इंडिया के ऑलमोस्ट जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज तब एग्जिस्ट करती थी, वो सब लोग ये मान चुके थे कि इंडिया की आजादी सिर्फ डोमेस्टिक स्ट्रगल, इंटरनल प्रेशर और मॉरल अपील इन्हीं चीजों से लड़ी जा सकती है। अगर इसे बारीकी से ऑब्जर्व करें तो सबको यही लग रहा था कि इंडिया की आजादी सिर्फ इंडिया के अंदर से ही लड़ी जा सकती है, लेकिन आज तक ये जो ट्रेडिशनल पैटर्न चलता आ रहा था उसे नेताजी ने एक अलग लेंस से देखने का ट्राई किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारी ये जो लड़ाई है उसे बॉर्डर्स के बाहर जाकर लड़ा जाए। एंड एज आई सेड कि उस वक्त ऑलरेडी सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में टेंशन क्रिएट हो चुकी थी। तो नेताजी ने प्लान बनाया कि क्यों ना बाहर चल रही इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन को इंडिया के फेवर में यूज किया जाए और इस तरह इंडिया के बाहर से टेंशन क्रिएट करके अंग्रेजों को वीक किया जाए। और नेताजी की खुद की एक बुक है द इंडिया स्ट्रगल नाम से, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि ब्रिटिश एम्पायर को तभी हराया जा सकता है जब वो खुद किसी बड़ी वॉर में उलझे हो, और इंडियंस को उस मोमेंट का फायदा उठाने के लिए रेडी रहना चाहिए जब ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो। अब हुआ क्या कि नेताजी अपना ये प्लान लेकर नेशनल कांग्रेस के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि जिस आजादी के लिए हम सालों से लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से मिन्नतें कर रहे हैं, वो आजादी ऐसी हमें भीख में नहीं मिलने वाली है, उसे हमें छीनना पड़ेगा और वो भी स्ट्रैटेजिकली छीनना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो नेताजी के इस अप्रोच से बिल्कुल अग्री नहीं कर रही थी और इसके चलते नेताजी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। क्या हुआ कि नेताजी ने आइडियोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस के चलते अप्रैल 1939 में नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और अपनी खुद की एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना दी और उसका नाम रख दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आजादी की जो लड़ाई चल रही थी वो अब नेताजी इस नई पार्टी से लड़ रहे थे। इस पार्टी के अंडर उनकी जो स्पीचेस थी वो इतनी ज्यादा अग्रेसिव होती थी कि उनकी वो स्पीचेस सुनकर अंग्रेजों को भी इनसिक्योर फील होने लगा था। उनके एक स्पीच में उन्होंने ये तक कह दिया था कि ब्रिटिशर्स को भगाकर इंडिया में डिक्टेटरशिप लानी चाहिए और उनकी ऐसी स्पीचेस की वजह से अंग्रेज इतने डर चुके थे कि उन्होंने सीधा ये डिसाइड कर लिया कि नेताजी को अब जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन यही से इस कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। क्या होता है कि अंग्रेज नेताजी को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं, लेकिन उस बीच नेताजी जानबूझकर हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और क्लियरली ये कह देते हैं कि अगर मुझे रिलीज नहीं किया तो मैं जीना ही छोड़ दूंगा। अब शायद आपको लग सकता है कि ये तो अंग्रेजों के लिए और अच्छा था, मरने देते उन्हें, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि 1940s वो टाइम था जब अंग्रेज ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहे थे। हर कॉलोनी में प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस और प्रेशर क्रिएट हो चुका था और ऐसी सिचुएशन में नेताजी जैसा कोई लीडर भूख हड़ताल करके अपनी जान गंवा देता तो वो सीधा शहीद बन जाते और नेताजी अगर उस दौरान शहीद होते तो उसके रिएक्शन में देश भर में प्रोटेस्ट और राइट्स हो जाते और ये सब इतने बड़े लेवल पर हो जाता कि अंग्रेज उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाल लिया। उन्होंने सोचा कि हम नेताजी को जेल से निकाल देते हैं लेकिन हम उन्हें फ्री भी नहीं छोड़ सकते हैं और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि नेताजी को हाउस अरेस्ट में रख दिया और इसके आगे जो होने वाला था वो ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा भी नहीं। जुलाई 1940 और जगह थी नेताजी का घर जो कि कलकत्ता में था। अंग्रेजों ने नेताजी को यहीं पर हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था और ये कोई नॉर्मल हाउस अरेस्ट नहीं था। उनके घर के बाहर कई सारे आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस और लिटरली कई सारे इंटेलिजेंस एजेंट्स खड़े कर दिए गए थे और ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा था कि कहीं नेताजी अपने घर से भाग कर ना चले जाए। लेकिन इस हाउस अरेस्ट से एस्केप करने के लिए नेताजी ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि 1940 जैसे क्रिटिकल एरा में कोई इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। आई रिपीट अगेन कि वो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और पूरी दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी
एंड दैट वाज एक्सेस पावर एंड अलाइड पावर्स। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो ब्रिटेन था वो इस अलाइड पावर वाले ग्रुप का हिस्सा था। मतलब इसे आप नेताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऑटोमेटिकली ये जो अलाइड पावर वाला ब्लॉक था वो इंडिया का दुश्मन हो गया। तो अब बचा कौन? एक्सिस पावर वाला ग्रुप, राइट। अब जो कि ये एक्सेस पावर वाला ग्रुप जिसमें जर्मनी या कह लो हिटलर शामिल था, वो थ्योरेटिकली हमारा दोस्त हो गया, क्योंकि मोस्टली लॉजिक तो यही होता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। इसलिए नेताजी ने सोचा कि क्यों ना जाकर हिटलर से बात की जाए और जर्मनी से कुछ सपोर्ट गेन किया जाए। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है वो उससे लाख गुना डिफिकल्ट था। और उस वक्त ऐसा नहीं था कि शाम की फ्लाइट पकड़कर सुबह जर्मनी चले जाओ और हिटलर के साथ डिस्कस करके रात में इंडिया वापस आ जाओ। नेताजी को अपने घर से, जहां वो ऑलरेडी हाउस अरेस्टेड थे, घर के बाहर टाइट सिक्योरिटी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पर कड़ी नजर रखकर बैठी हुई थी। इस सब से बचकर निकलना था, देन मिडिल ईस्ट से होते हुए सोवियत यूनियन पहुंचना था और फिर वहां से होकर जर्मनी जाना था। तो अब आप सोचकर देखो कि इस जर्नी में उनके साथ क्या क्या हुआ होगा और उन्होंने उसे कैसे हैंडल किया होगा। वैसे नेताजी अपने हाउस अरेस्ट से निकलकर जर्मनी पहुंच गए थे। इस पर आपको यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के इस चैप्टर में हमने नेताजी के इस इम्पॉसिबल एस्केप को इतना डिटेल, इतना वेल रिसर्च और इतना बारीकी से एक्सप्लेन किया है, जिससे कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सब आपको यूट्यूब पर किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि हाउस अरेस्ट के दौरान ब्रिटिशर्स नेताजी की हर एक चाल को ऑब्जर्व कर रहे थे। इवन उनके घर के अंदर वही डॉक्टर्स मौजूद थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था, और ये डॉक्टर्स रेगुलरली नेताजी की हेल्थ को मॉनिटर करते थे। लेकिन यहीं पर नेताजी एक मास्टर प्लान बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि जानबूझकर कम बोलना शुरू करते हैं, ज्यादा वॉक नहीं करते और ज्यादातर टाइम लेटे रहते थे। और इस सब से वो उन डॉक्टर्स को ये दिखाते हैं कि वो अब बहुत वीक हो चुके हैं। अब वहां पर जो डॉक्टर्स थे वो रेगुलरली उनकी रिपोर्ट्स ब्रिटिश अथॉरिटीज को भेजते थे और उन रिपोर्ट्स में रिपीटेटिवली ये मेंशन होता था कि पेशेंट की हेल्थ अब बहुत कमजोर हो चुकी है। अब इससे ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि नेताजी अब चलने फिरने की हालत में नहीं है, इसीलिए अब नेताजी क्या ही बखेड़ा खड़ा करेंगे। और इस वजह से उन्होंने नेताजी के घर के बाहर जो टाइट सिक्योरिटी खड़ी कर रखी थी उसे थोड़ा कम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सारी सिक्योरिटी हटा दी थी, लेकिन पहले के कंपेयर में अब वो थोड़ा कम कर दी गई थी। अब उस दौरान जो नेताजी थे वो इतना ज्यादा वेट लूज कर चुके थे कि उन्हें अगर कोई सामने से भी देखे तो वो शायद ही उन्हें पहचान पाए। और एग्जैक्टली यही नेताजी का प्लान था। उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था। क्या हुआ कि एक दिन सिसिर बोस, जो कि उनका भतीजा था, वो उसे कमरे में बुलाते हैं और उसे सलवार, ट्राउजर्स, टर्किश कैप, सूटकेस, ऐसी कुछ चीजें खरीद कर लाने के लिए कहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो उससे कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जाकर विजिटिंग कार्ड्स भी प्रिंट करके ले आना। लेकिन याद रखना कि उन कार्ड्स पर मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस नहीं बल्कि मोहम्मद जियाउद्दीन होगा और मेरा प्रोफेशन होगा ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। प्लान के अकॉर्डिंग इसके अगले ही दिन नेताजी अपने घर में अनाउंस कर देते हैं कि वो अगले कुछ दिनों के लिए अपने रूम में रिलीजियस मेडिटेशन करेंगे और इस बीच उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और नेताजी का ये जो स्पिरिचुअल नेचर था इससे सब लोग वाकिफ थे, इसलिए किसी को उन पर कोई शक भी नहीं होता। अब फाइनली दिन आता है 17 जनवरी 1941। रात के अराउंड 1:30 बज चुके थे। नेताजी सिसिर ने लाया हुआ कोट, बैगी सलवार और ब्लैक कलर की टर्किश टोपी पहनते हैं और वो अब सुभाष चंद्र बोस नहीं बल्कि मोहम्मद जियाउद्दीन बन जाते हैं। दूसरी तरफ जो सिसिर था वो प्लान के हिसाब से पहले ही उनका सूटकेस गाड़ी की डिक्की में चुपके से रख चुका था, और जो कि लेट नाइट का टाइम था और कुछ गार्ड्स आराम के मूड में थे क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं था कि उस रात नेताजी क्या प्लान करके बैठे हुए हैं। नेताजी मस्त रेडी होकर अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लेते हैं और उन गार्ड्स की आंखों के सामने से निकलकर कार में जाकर बैठ जाते हैं। अब उनका जो ड्राइवर था वो कोई और नहीं बल्कि उनका भतीजा सिसिर ही था, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने कई दिनों तक ब्रिटिश के चेक पॉइंट्स, पेट्रोलिंग और अलग अलग रूट्स को स्टडी कर रखा था। और उसी स्टडी के बेसिस पर उसने गाड़ी को उन्हीं रास्तों से निकालना शुरू किया जहां पर किसी भी तरह की कोई नाकाबंदी नहीं थी। और कुछ ही घंटों के अंदर वो नेताजी को लेकर बंगाल में गोमो नाम का एक रेलवे स्टेशन है वहां पहुंच जाता है। वहां से नेताजी सबसे पहले बंगाल टू दिल्ली ट्रेन पकड़ते हैं और फिर दिल्ली से पेशावर की ट्रेन पकड़ते हैं और कुछ ही दिनों में नेताजी पेशावर, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वहां पहुंच जाते हैं। और इधर कलकत्ता में सबकी जुबान पर एक ही सवाल आकर रुक जाता है कि आखिर बोस है कहां। सबसे पहले उनके फैमिली मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता था कि नेताजी अपने कमरे में नहीं बल्कि आजादी के मिशन पर पेशावर पहुंच चुके हैं। और इसके तुरंत बाद यानी 1941 में उस सुबह सड़कों पर जो अखबार बिक रहे थे उन सबके फ्रंट पेज पर सिर्फ एक हेडलाइन छप चुकी थी, एंड दैट वाज सुभाष बोस डिसअपियर्स। ये न्यूज देखकर अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि आखिर एक इंसान जिसे रोकने के लिए इतनी टाइट सिक्योरिटी अपॉइंट की गई थी वो कैसे उनके आंखों के सामने से इस तरह गायब हो सकता है। और दूसरी तरफ से नेताजी जो अब पेशावर पहुंच चुके थे, लेकिन जो प्लान वो अब आगे बनाने वाले थे वो इससे भी 1000 गुना खतरनाक और एडवेंचरस था।
एज आई सेड कि नेताजी के गायब होते ही पूरे ब्रिटिश एम्पायर में केओस फैल जाता है। सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स रातों रात पुलिस, सीआईडी, इवन इंटेलिजेंस ब्रांच सबको एक्टिवेट कर देते हैं। नेताजी को लेकर देश भर में तरह तरह की थियरी स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि नेताजी नेपाल भाग गए हैं और कोई कहता है कि वो बंगाल के किसी एक गांव में छुप कर बैठे हुए हैं। लेकिन उसी बीच एक और थियरी थी जो कि बहुत ज्यादा अतरंगी थी। बहुत से लोग ये कहने लगे थे कि नेताजी अब साधु बन गए और ये अफवाह इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी कि उसने लिटरली पुलिस वालों को पागल करके रख दिया था। उन्होंने इस थियरी को इतना सीरियसली ले लिया था कि उस वक्त बनारस, इलाहाबाद, मद्रास, हिमालय, पौंडीचेरी यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितने भी सस्पिशियस लगने वाले साधु थे उन सबको पुलिस वाले फॉलो करके उन्हें इन्वेस्टिगेट करने लग गए थे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब नेताजी नहीं मिले तो ब्रिटिशर्स को एक बात क्लियर हो चुकी थी कि अब नेताजी उनके हाथ से परमानेंटली निकल चुके हैं। और यहाँ दूसरी तरफ नेताजी पेशावर में पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक इंसान से होती है जिनका नाम था मियां अकबर शाह। हालांकि ये मियां अकबर शाह नेताजी की पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे और नेताजी के ट्रस्टेड सर्कल का एक हिस्सा थे। अब क्या हुआ कि ये जो मियां अकबर शाह थे उन्होंने नेताजी की आगे की जर्नी के लिए एक बहुत ही डेंजरस प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि अब नेताजी पेशावर से अफगानिस्तान जाएंगे। यानी इसके लिए अब उन्हें इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस करना था और वो भी अनऑफिशियली। लेकिन अब यहाँ सवाल यह आता है कि अफगानिस्तान ही क्यों जाना है, कहीं और क्यों नहीं? तो देखो इसके पीछे भी एक बहुत ही फैसिनेटिंग रीजन था। क्या था कि उस वक्त जो अफगानिस्तान था उन पर किसी भी कंट्री का फुल कंट्रोल नहीं था। इवन ब्रिटिशर्स ने भी कभी अफगानिस्तान को कॉलोनाइज नहीं किया था। वहाँ के जो छोटे छोटे गवर्नर्स थे जिन्हें आमिर्स कहा जाता था वही इंडिविजुअली अपनी अपनी सिटीज को रूल करते थे। लेकिन एक और बात ये थी कि उस वक्त अफगानिस्तान को द लैंड ऑफ स्पाइस भी कहा जाता था क्योंकि उस दौरान सोवियत यूनियन, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान ऐसे दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंट्स अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में मिल जाते थे। यानी कि अफगानिस्तान एक मल्टीकल्चरल हब था। वहां थोड़े कम रेस्ट्रिक्शंस थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन जाना सबसे इजी था क्योंकि वहां एक सोवियत की एम्बेसी भी थी और यहाँ नेताजी का अगला प्लान भी वही था कि उन्हें अफगानिस्तान से होकर सोवियत यूनियन पहुंचना है। क्यों? क्योंकि जो सोवियत यूनियन था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था और यहाँ नेताजी का लॉजिक बड़ा सिंपल था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। इसलिए नेताजी को ये उम्मीद थी कि वो सोवियत यूनियन जाकर स्टालिन यानी उनके प्रेसिडेंट या डिक्टेटर या फैसिस्ट जो भी कह लो उनसे मिलेंगे और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उनसे सपोर्ट गेन करेंगे। लेकिन आगे कुछ बहुत ही शॉकिंग होने वाला था जिस पर हम थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। लेकिन पहले नेताजी की इस एडवेंचरस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। देखो सोवियत यूनियन पहुंचकर स्टालिन से मिलने के लिए नेताजी को सबसे पहले पेशावर से अफगानिस्तान पहुंचना जरूरी था। लेकिन जो कि नेताजी का मोहम्मद जियाउद्दीन वाला हुलिया था उसके बारे में देश भर में ऑलरेडी कई सारी खबरें फैल चुकी थी और देश भर के पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी हुई थी। इसलिए इस कहानी में यहाँ एक और ट्विस्ट आ जाता है। ये जो मियां अकबर शाह थे जो नेताजी को पेशावर में मिले थे वो नेताजी के साथ एक ट्राइबल गाइड भेज देते जो उन्हें अब आगे की जर्नी में गाइड करने वाला था। अब क्या होता है कि नेताजी जो अभी तक मोहम्मद जियाउद्दीन बनकर घूम रहे थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए फिर से अपना हुलिया बदल लेते हैं और इस बार वो एक गूंगा बहरा पठान बन जाते हैं। बात ऐसी थी कि अफगानिस्तान में पश्तो लैंग्वेज बोली जाती थी और नेताजी को वो लैंग्वेज आती नहीं थी और ऊपर से एज आई सेड कि अफगानिस्तान उस वक्त लैंड ऑफ स्पाइस था। इसलिए हो सकता था कि गलती से भी नेताजी अगर एक आध सेंटेंस बोल दे तो उन पर तुरंत किसी को शक हो जाएगा एंड चांसेस वर कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी नजरों में आकर पकड़े भी जाए। इसीलिए गूंगा बहरा बनकर चुपचाप बैठना ही उनके लिए एक बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन था। अब इस दौरान नेताजी के साथ जो ट्राइबल गाइड था उनका नाम था भगत राम तलवार और ये कैरेक्टर अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि इनके ऊपर अलग से एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनके ऊपर भी एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। लेकिन अभी के लिए आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि ये जो भगत राम तलवार थे वो आखिर कौन थे और नेताजी की इस जर्नी में उनका क्या रोल था। देखो ये जो भगत राम तलवार थे ये कोई मामूली इंसान नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद पता चला कि ये एक्चुअल में एक स्पाई थे जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे और उनका कोड नेम था सिल्वर। और इससे भी शॉकिंग बात ये थी कि ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए नहीं बल्कि कम से कम और भी 4 कंट्रीज के लिए एज अ स्पाई काम कर रहे थे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये जो भगत राम तलवार थे वो पीटर फ्लेमिंग नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी रिपोर्टिंग करते थे और ये जो पीटर फ्लेमिंग थे उनका एक भाई था इयन फ्लेमिंग और इस इयन फ्लेमिंग का नाम आप में से शायद किसी ने ना सुना हो लेकिन इनका काम सबने सुना और पॉसिबली देखा भी होगा। इयन फ्लेमिंग वाज द मैन जिसने जेम्स बॉन्ड सीरीज को क्रिएट किया था। यानी जेम्स बॉन्ड को क्रिएट करने वाले इयन फ्लेमिंग का भाई पीटर फ्लेमिंग उन भगत राम तलवार को हैंडल कर रहा था जो था तो एक ब्रिटिश स्पाई
लेकिन वो ब्रिटिशर्स को ही चकमा देने के लिए नेताजी की हेल्प कर रहा था। और यही भगत राम तलवार पेशावर से काबुल पहुंचने तक हर स्टेप पर नेताजी के साथ होते हैं। अब देखो, भगत राम को लेकर कई रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि एज अ ब्रिटिश स्पाई उन्होंने नेताजी को बिट्रे किया था, लेकिन मैंने नेताजी को लेकर उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे एज अ सोर्स रेफर किया है और वहां इस बात का एज सच कोई प्रूफ नहीं मिलता है। इसीलिए हम इस एंगल को बाजू में रख के उस एंगल को एक्सप्लोर करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इस पॉइंट तक नेताजी ने एक गूंगे बहरे का हुलिया बनाकर रखा था और आगे अफगानिस्तान की जर्नी तक भगत राम तलवार उनके साथ जाने वाले थे। लेकिन इन केस अगर रास्ते में उन पर कोई शक कर लेता या उनकी कोई पूछताछ होती तो एज अ बैकअप प्लान उन्हें एक कवर स्टोरी चाहिए थी। तो ये दोनों स्टोरी कुछ ऐसी बनाते हैं कि भगत राम, जो खुद का नाम रहमत खान रख देते हैं, वो अपने रिलेटिव जियाउद्दीन यानी नेताजी को अफगानिस्तान में अद्दा शरीफ दरगाह पर ले जा रहा है ताकि उनकी दुआ से उनका जो गूंगापन है वो ठीक हो जाए। ये थी उनकी कवर स्टोरी। अब ये कवर स्टोरी सुनने में तो आसान लग रही है, लेकिन नेताजी और भगत राम का पेशावर से अफगानिस्तान पहुंचना किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। उनकी कांस्टेंट चेकिंग हो रही थी, पुलिस उन्हें सस्पिशियस नजरों से देख रही थी। उन्हें कभी जंगल के रास्ते, कभी फुट ट्रेल्स, कभी रिवर्स क्रॉस करनी पड़ रही थी और कभी कभी तो वो लोग घड़ी और लग्जरी आइटम्स के फॉर्म में कई ऑफिसर्स को रिश्वत तक दे रहे थे। जैसे तैसे करके वो काबुल रिवर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या होता है कि रिवर क्रॉस करने के लिए उनके पास कोई बोट नहीं होती है। इसलिए ये दोनों क्या करते हैं कि वहाँ के जो लोकल्स थे उन्हें कुछ पैसे वगैरह देकर उनसे जूट के बैग्स और सैक्स को यूज करके एक जुगाड़ू बोट बनवाते हैं और उस बोट को यूज करके वो रिवर को क्रॉस करते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा रिस्की था क्योंकि वो पहाड़ों वाली नदी थी और ऐसी नदियों का फ्लो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होता है। अब जब ये वाली रिवर क्रॉस होती है तो कुछ ही डिस्टेंस चलने के बाद नेताजी इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो लिटरली एक रोड साइड पर गिरकर सो जाते हैं। इसलिए भगत राम यहाँ वहाँ भागकर कई बसेस और ट्रक्स को रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत कोशिशों के बाद देर रात में उन्हें एक ट्रक मिल जाता है जो कि पूरा सामान से भरा होता है, लेकिन कोई और ऑप्शन था नहीं, इसलिए वो दोनों उस ट्रक में रखे बॉक्सेस के ऊपर बैठकर वहां से आगे रवाना होते हैं। अब उसमें भी क्या होता है कि वो रात का टाइम था और ऊपर से स्नोफॉल हो रहा था। ठंड भी इतनी कड़ाके की थी कि हाथ पैर सुन्न हो जाए और ऐसी सिचुएशन में उन दोनों के पास ना तो कोई ब्लैंकेट था और ना ही कोई उलन क्लोथ्स थे और तो और वो एक ओपन ट्रक में बैठे हुए थे, जिससे कि रास्ते में जो पेड़ आते थे उनकी ब्रांचेस बार बार उनके मुंह से टकरा जाती थी। लेकिन किसी तरह से वो दोनों फाइनली काबुल पहुंच जाते हैं और वहां सेरई यानी कि एक पिलग्रिमेज होम स्टे में रहते हैं। और अब यहाँ से इस कहानी में एक बहुत यूनिक टर्न आ जाता है। देखो, क्या होता है कि अभी तक नेताजी एक गूंगे बहरे पठान के हुलिये में ही थे और उस पूरी जर्नी में उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था, क्योंकि उस वक्त जो अफगानिस्तान था वहां पर ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। इसलिए वहां अगर नेताजी कुछ बोलते और गलती से भी पकड़े जाते तो उन्हें सीधा ब्रिटिश इंडिया में भेज दिया जाता। इसीलिए नेताजी और जो भगत राम थे वो क्या करते हैं कि काबुल में ज्यादातर एक जगह पर घूमते रहते हैं और वो जगह थी सोवियत एम्बेसी। इन दोनों ने मिलकर ऑलरेडी एक प्लान बना लिया था कि वो किसी तरह से कोई जुगाड़ करके सोवियत यूनियन में मॉस्को पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो सोवियत एम्बेसी में एंट्री लेने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। वो लिटरली दिन दिन भर गेट के आसपास घूमते थे, वहाँ आने जाने वाली हर कार को ऑब्जर्व करते थे। एक दिन तो क्या हुआ था कि ये जो भगत राम थे वो एक सोवियत एम्बेसडर के कार के पास जाकर बोल देते हैं कि मेरे साथ ये जो इंसान खड़ा है यही सुभाष चंद्र बोस है और हमें स्टालिन से मिलना है। एक्चुअली उस दौरान नेताजी एक बहुत पॉपुलर लीडर थे और हर न्यूज में उनके बारे में छपना शुरू हो गया था, इसीलिए सभी बड़े बड़े लीडर्स उनके बारे में जानते थे। लेकिन उस एम्बेसडर ने कुछ सेकंड्स के लिए नेताजी की तरफ देखा और वो बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से निकल गया। उसे लगा कि भगत राम शायद कोई मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों अभी तक बहरूपियों जैसे ही दिख रहे थे। लेकिन फिर आता है मार्च 1941 और सोवियत एम्बेसी की तरफ से उन्हें एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि वो मॉस्को में एंटर कर सकते हैं। उसी बीच काबुल में इटालियन एम्बेसी भी थी जो इन दोनों की हेल्प करती है, क्योंकि इटली और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे और उन्हें पता था कि नेताजी का भी पर्पस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना ही है। इसलिए अब क्या होता है कि उन्हें मॉस्को जाने के लिए अपना हुलिया फिर से बदलना पड़ता है और अब वो गूंगे बहरे पठान को छोड़कर एक इटालियन आदमी जैसा हुलिया कर लेते हैं और खुद का नाम रख देते हैं ऑरलैंडो मजोटा। ये इटालियंस ही नेताजी के पासपोर्ट का भी जुगाड़ करवाते हैं और उन्हें अफगानिस्तान से आगे रवाना करने के लिए पूरा अरेंजमेंट करके देते हैं। फाइनली 18 मार्च 1941 को एक कार में बैठकर, वो भी एक फेक पासपोर्ट के साथ, नेताजी काबुल से निकलकर समरकंद पहुंच जाते हैं और फिर वहां से ट्रेन पकड़कर फाइनली वो पहुंच जाते हैं मॉस्को और यहीं से नेताजी के एग्जाइल का यानी वनवास का एक नया चैप्टर शुरू होता है।
किंगशुक नाग नाम से एक ऑथर है जिन्होंने नेताजी की सोवियत यूनियन वाली विजिट को लेकर कुछ बहुत ही शॉकिंग लिखा हुआ है। उनके अकॉर्डिंग जब नेताजी मॉस्को पहुंचे थे तो वहां की जो लीडरशिप थी और खासकर स्टालिन, वो नेताजी को लेकर बहुत सस्पिशियस था। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा था कि उस समय सोवियत यूनियन के लिए इंडिया बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं था, क्योंकि 1941 ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर था और उस वक्त स्टालिन के लिए सिर्फ एक प्रायोरिटी था कि किसी तरह से सोवियत यूनियन को बचा कर रखना है। स्टालिन किसी भी तरह से, खासकर ब्रिटेन के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता था जिससे कि कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। इसीलिए नेताजी को लेकर स्टालिन को शक हो रहा था कि कहीं उन्हें यानी नेताजी को ब्रिटिशर्स ने तो नहीं भेजा है सोवियत यूनियन को स्पाई करने के लिए। लेकिन साथ ही स्टालिन को यह भी लग रहा था कि क्या पता बोस एक ब्रिटिश स्पाई ना होकर एक जेन्युइन फ्रीडम फाइटर हो जो इंडिया को अंग्रेजों से आजाद करना चाहते हैं। इसलिए स्टालिन इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे नेताजी को लेकर एग्जैक्टली क्या डिसीजन लेना चाहिए। सोवियत यूनियन ने नेताजी को ना जेल में डाला, ना उन्हें लॉन्ग टर्म डिटेन किया, ना उनकी कोई ड्रामेटिक इंटरोगेशन हुई और ना ही उनके साथ कोई टॉर्चर किया गया। लेकिन सच ये भी है कि सोवियत ने उन्हें कोई पॉलिटिकल स्पेस भी नहीं दिया। नेताजी मॉस्को के लिए ना एनिमी थे और ना ही अलाई थे, बल्कि वो एक ऐसा रिस्क थे जिसे बस कंट्रोल में रखना जरूरी था। इवन नेताजी को लेकर सोवियत के लीडर्स का ये तक मानना था कि ही इज टू डेंजरस टू कीप बट टू वैल्यूएबल टू एलिमिनेट। मतलब ना उन्हें सोवियत में रखा जा सकता है और ना ही उन्हें खत्म किया जा सकता है। और इसीलिए सोवियत की लीडरशिप ये डिसीजन लेती है कि नेताजी को सेफली यहाँ से निकल जाने देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ नेताजी को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अगर ब्रिटिश राज को घुटनों पर लाना है और इंडिया को आजादी दिलवानी है तो इसके लिए सोवियत यूनियन से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। और इसीलिए नेताजी एक नया डिसीजन, इनफैक्ट एक रिस्कियस्ट डिसीजन लेते हैं, एंड दैट डिसीजन वाज टू ट्रैवल टू जर्मनी टू मीट हिटलर। नेताजी अब जर्मनी में एंटर हो चुके थे। 29 मई 1942 एडोल्फ हिटलर, जिसके नाम से भी उस वक्त दुनिया भर के लोग थर थर कांपते थे, वो और नेताजी आमने सामने बैठे। इस मीटिंग में नेताजी का हिटलर से सबसे पहला सवाल ये था कि क्या आप इंडियंस और जो दूसरी रेसेस है उनको लेकर अपना एटीट्यूड बदलने के लिए तैयार है। हालांकि नेताजी के इस सवाल को लेकर हिटलर बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता और इस मीटिंग के बाद जब नेताजी वहां से निकल जाते हैं तो वो हिटलर को लिटरली पागल बुड्ढा तक कह देते हैं। ऑब्वियसली मुंह पर नहीं बोलते, लेकिन बाहर आकर बोल देते हैं। और इस मीटिंग के बाद उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि जर्मनी से भी उन्हें कोई प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन का प्लान करते हैं, which was जापान। लेकिन आगे जर्मनी से जापान तक पहुंचने के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखो, एज आई सेड कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूरी दुनिया अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स इन दो हिस्सों में बंट चुकी थी। अब ये जो एक्सिस पावर वाला ग्रुप था, इसमें जर्मनी और जापान दोनों एक्सिस पावर ग्रुप के मेंबर्स थे और इन दोनों कंट्रीज को पता था कि कहीं ना कहीं नेताजी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उनके काम आ सकते हैं। और इसलिए जर्मनी भी चाहती थी कि नेताजी जापान में जाए और अंग्रेजों के अगेंस्ट फाइट करे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि वो वर्ल्ड वॉर 2 का पीक टाइम था और ऐसी सिचुएशन में नेताजी को जर्मनी से जापान भेजना बहुत हेक्टिक और रिस्की था। लेकिन नेताजी का वहां जाना भी बहुत जरूरी था, इसलिए उन्हें जापान भेजने के लिए जर्मनी और जापान दोनों मिलकर एक बहुत ही रिस्की और एडवेंचरस प्लान बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि नेताजी को एक सबमरीन में बिठाकर जर्मनी से रवाना कर देंगे और वहां जापान के पास पहुंचते ही वहां से एक जापानीज सबमरीन आकर उन्हें पिक कर लेगी। अब ये सुनने में जितना सीधा लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा रिस्की था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से ऊपर आसमान में कॉन्स्टेंटली फाइटर जेट्स घूम रहे थे। कहां से कोई बॉम्ब गिर जाए कुछ नहीं पता था और गलती से भी अगर उनकी सबमरीन किसी दुश्मन देश के रडार में आ जाती तो उसका अंजाम सिर्फ मौत था। लेकिन बावजूद इस सब के वो ये रिस्क लेते हैं और जर्मनी की सबमरीन में बैठकर वो जैसे तैसे करके कई हफ्तों बाद एक प्री डिसाइडेड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और वहां एक जापानीज सबमरीन उन्हें रिसीव करने के लिए आ जाती है। लेकिन वहां पर फिर से एक दिक्कत हो जाती है। होता क्या है कि मौसम खराब होने की वजह से जो समंदर था उसमें तूफान आ जाता है और उसकी लहरें जोर जोर से हवा में उठने लगती है और ऐसी खतरनाक सिचुएशन में उन्हें जर्मन सबमरीन से जापानीज सबमरीन में ट्रांसफर करने के लिए रबर की एक छोटी सी बोट दी जाती है और नेताजी उतने तूफानी मौसम में लिटरली उस बोट के सहारे उस जापानीज सबमरीन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये पूरे वर्ल्ड वॉर 2 का वन ऑफ द रेयरेस्ट इंसिडेंट था और यहाँ तक कि नेताजी पहले ऐसे इंडियन थे जो एक सबमरीन में बैठे थे। अब ये जो जापानीज सबमरीन थी वो नेताजी को लेकर मई 1943 में सुमात्रा नाम की एक जगह पर पहुंचती है और यहीं से नेताजी के एग्जाइल का एक नया फेज शुरू हो जाता है। देखो, जर्मनी से निकलकर जब नेताजी जापान पहुंचते हैं तो वो उनका कोई रैंडम डिसीजन नहीं था। उसके पीछे उनका एक स्ट्रैटेजिक मास्टर प्लान था। उस वक्त जो जापान था वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल था और वो ब्रिटिश एम्पायर को ग्राउंड पर एक्चुअल में हरा रहा था।
और नेताजी को भी एग्जैक्टली ऐसी एक सपोर्टर की जरूरत थी जो ब्रिटिशर्स को घुटनों पर ला सके। तो हुआ क्या कि जब नेताजी जापान पहुंचे तो उन्हें जापान ने पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों चीजें प्रोवाइड करी। क्यों? क्योंकि नेताजी का करिश्मा और उनकी लीडरशिप जापान को अच्छे से पता थी और दोनों का मिशन भी एक ही था कि अंग्रेजों को हराना है। लेकिन यहाँ बात ऐसी थी कि नेताजी को इंडिया की आजादी के लिए लड़ना था, इसलिए उन्होंने जापान के सामने कई अलग अलग डिमांड्स रख दी। उन्होंने कहा कि मेरी जो आर्मी रहेगी वो इंडिया के लिए लड़ेगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो क्लियर करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि जो आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी थी उसे नेताजी ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसे थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था कि 1942 में मलाया और सिंगापुर इन दो जगहों पर जापान ने ब्रिटिश को हराया था और उस दौरान जापान ने हजारों इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश की साइड से लड़ रहे थे उन्हें कैप्चर कर लिया था। अब जो कि जापान के पास ये हजारों सैनिक कैप्चर्ड थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें यूटिलाइज करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही यूज किया जाए। और इसी बीच यहाँ एंट्री होती है मोहन सिंह जी की, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। वो कहते हैं कि मैं इसके लिए आपकी हेल्प करूंगा और इन सोल्जर्स को लीड भी करूंगा। और यही से 1942 में आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म हो जाती है। अब ये जो मोहन सिंह थे वो जापान के सामने एक शर्त रखते हैं कि ये आर्मी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेगी, लेकिन यहाँ जापान का कहना था कि आईएनए का डायरेक्ट कंट्रोल उनके यानी जापान के हाथ में ही रहेगा। अब इस बात से मोहन सिंह अग्री नहीं करते और 1942 के एंड तक आते आते आईएनए कोलैप्स भी हो जाती है। लेकिन फिर इसमें एंट्री होती है एक और इंडियन लीडर की जिनका नाम था रासबिहारी बोस। एक्चुअली ये जो रासबिहारी बोस थे वो भी एक सीनियर इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे जो कई सालों से जापान में रह रहे थे, इसीलिए उनके जापानीज गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुके थे और जापान और साउथ ईस्ट एशिया की जो इंडियन कम्युनिटी थी वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। इसीलिए आईएनए का कंट्रोल अब रासबिहारी बोस को सौंप दिया जाता है। लेकिन उनका खुद का ऐसा मानना था कि वो इस मोमेंट को पॉलिटिकली तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आर्मी को वो लीड नहीं कर पाएंगे। और यही से उनके दिमाग में एक नाम आता है जो उन्हें लगता है कि इस आर्मी को सक्सेसफुली लीड कर पाएंगे, और वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इसीलिए वो नेताजी को एक लेटर लिखते हैं और उन्हें एशिया बुलाकर 2 जुलाई 1943 को आईएनए की लीडरशिप उनके हाथ में सौंप देते हैं। In your presence today, I resign my office and appoint this Subhash Chandra Bose as President of the Indian Independence Movement. और जैसी आईएनए की लीडरशिप नेताजी के हाथ में आ जाती है तो वो तुरंत उसमें ये 3 मेजर चेंजेस कर देते हैं। सबसे पहले वो रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर डालते हैं। पहले क्या था कि आईएनए में सिर्फ इंडियन वॉर प्रिजनर्स ही शामिल थे, लेकिन अब नेताजी कह देते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के जो इंडियन सिविलियंस है वो भी आईएनए को ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके इस एक डिसीजन की वजह से शॉपकीपर्स, स्टूडेंट्स, प्लांटेशन वर्कर्स ऐसे अराउंड 50,000 सिविलियंस अलग अलग रोल्स के फॉर्म में आईएनए का हिस्सा बन जाते हैं। और कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग तो ये आर्मी का नंबर 85,000 तक पहुंच चुका था। दूसरा मेजर चेंज जो नेताजी यहाँ पर करते हैं वो ये था कि वो आईएनए में से जापान का कंट्रोल कम कर देते हैं। वो जापानीज लीडर्स को क्लियरली कह देते हैं कि ये जो आर्मी होगी वो जापान की नहीं होगी, ये बेसिकली एक अलाइड आर्मी होगी जो कि इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ेगी। और नेताजी की इस बात से जापान अग्री भी कर लेता है, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इंडियन सिविलियंस थे उनमें नेताजी को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और कहीं ना कहीं दोनों का मिशन भी सेम था, इसलिए जापान भी नेताजी की बात को मान लेता है। और अब तीसरा चेंज जो नेताजी ने आईएनए में किया वो ये था कि उन्होंने आईएनए में जो सिविलियन वॉलंटियर्स थे उनके लिए लिटरली ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल्स और आजाद स्कूल्स सेटअप कर दिए थे। इवन 45 इंडियंस का एक ग्रुप था जिन्हें टोक्यो बॉयज नाम दिया गया था। उन्हें नेताजी ने जापान की जो इंपीरियल मिलिट्री एकेडमी है वहां भेज दिया था ताकि वहां जाकर वो फाइटर पायलट्स और आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ले सके। और यहाँ तक कि नेताजी ने इस आईएनए में वुमेन को तक शामिल किया था। डॉक्यूमेंट्री के शुरुआत में मैंने जो नीरा आर्या का इंसिडेंट बताया था वो भी इसी आईएनए की एक मेंबर थी। और इस तरह इंडिया के बाहर रहकर नेताजी अपनी खुद की एक फौज खड़ी कर देते हैं और इसका इंपैक्ट उन सोल्जर्स पर भी होता है जो ब्रिटिश इंडिया के लिए काम करते थे। और उसका रिजल्ट एग्जैक्टली क्या निकल कर आता है वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब फाइनली आता है नवंबर 1945 और लोकेशन था रेड फोर्ट दिल्ली। नेताजी की आईएनए में 3 लोग थे, प्रेम सहगल जो कि हिंदू थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लो जो कि सिख थे और शाहनवाज खान जो कि मुस्लिम थे। इन 3 लोगों को लेकर अंग्रेज सोचते हैं कि इन्हें गद्दार साबित करेंगे और इन्हें पब्लिकली प्रोसिक्यूट करके पूरे देश में डर का माहौल फैला देंगे। लेकिन अंग्रेज शायद ये बात भूल गए थे कि अब ये इतना आसान नहीं रहा। क्या हुआ कि नेताजी की जो आईएनए थी उसे नेताजी ने इंटेंशनली सेक्युलर बना दिया था ताकि उसमें सब रिलीजन के मेंबर एक साथ मिलकर काम करें और एटलीस्ट रिलीजन के बेसिस पर मिलिट्री के अंदर कोई अनबन ना हो। तो हुआ क्या कि जैसे अंग्रेजों ने हिंदू, मुस्लिम और सिख इन तीनों सोल्जर्स को कटघरे में खड़ा कर दिया तो उसके रिएक्शन में पूरा हिंदुस्तान एक हो गया। इवन नेशनल कांग्रेस के कुछ मेंबर्स थे जो पहले आईएनए का विरोध कर रहे थे
उनमें से ही कुछ लोग इन तीनों के अब लॉयर बन गए। अंग्रेजों की इस हरकत ने लाखों लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था और ये सभी लोग बस एक नारा लगा रहे थे, लाल किले से आई आवाज। ये इतने सारे लोग इकट्ठा देखकर उस वक्त जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था क्लॉड ऑकिनलेक नाम से, वो तुरंत लंदन में एक रिपोर्ट भेजता है जिसमें वो कहता है कि अगर हमने इन तीनों को फांसी दे दी तो हिंदुस्तान में बगावत हो जाएगी और इस पर हमारी अपनी आर्मी हमारे खिलाफ हो जाएगी। इसलिए अंग्रेजों को मजबूरन इन तीनों को छोड़ना पड़ता है और ये ब्रिटिश एम्पायर की पहली मॉरल डिफीट थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अंग्रेजों को असली झटका अब मिलने वाला था। क्या था कि नेताजी भले ही देश के बाहर थे, लेकिन वो रेडियो पर कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीचेस देते रहते थे और उनकी ये स्पीचेस इतनी पावरफुल होती थी कि इससे ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके भी मन में आजादी की आग लग जाती थी। Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. एक तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज के ट्रायल के बाद जनता के मन में अंग्रेजों को लेकर जो डर था वो ऑलरेडी कम हो चुका था और ऊपर से नेताजी की स्पीचेस उसमें और ज्यादा इम्पैक्ट ऐड कर रही थी। और इसी के चलते 18 फरवरी 1940 को कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। मुंबई में HMIS तलवार नाम से एक हार्बर था। यहाँ पर जो रॉयल इंडियन नेवी थी वो उस दिन सीधा खाना खाने से मना कर देती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल हंगर स्ट्राइक नहीं बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत थी। इससे क्या हुआ कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर 78 शिप्स और 20,000 सेलर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर देते हैं। इवन उनकी शिप्स पर जो यूनियन जैक यानी ब्रिटिश फ्लैग लगा हुआ था उससे भी ये लोग उतार देते हैं और उसकी जगह कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा, ऐसे 3 नए फ्लैग्स लगा देते हैं। और उस दौरान ये सब लोग मिलकर जय हिंद ये नारा लगाते हैं जो कि नेताजी का नारा था। उन नेवी ऑफिसर्स ने तो वहां के ब्रिटिश ऑफिसर्स को लिटरली धक्का देकर शिप से निकाल दिया और उधर कराची में जो सेलर्स थे उन्होंने अपनी गन्स को शहर की तरफ घुमा दिया। मतलब पूरे देश में जितनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उन्होंने एक साथ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और इस सब के चलते अंग्रेजों के पसीने छूट गए। पता है ब्रिटिश इंडिया में अराउंड 40,000 ही व्हाइट सोल्जर्स थे, लेकिन वही अगर उनकी आर्मी में इंडियन सोल्जर्स की बात की जाए तो देयर वर 25 लाख इंडियन सोल्जर्स। तो अब आप खुद सोच कर देखो कि अगर ये 25 लाख लोग एक साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ते तो क्या एक भी अंग्रेज भारत से जिंदा वापस जा पाता? और इसीलिए उस वक्त जो जनरल ऑकिनलेक था वो फिर से लंदन में एक मैसेज भेजता है कि अब हम इंडिया पर और राज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आर्मी अब हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। वी हैव टू लीव नाउ। यहाँ पर ना आप एक बात समझो, अंग्रेजों का जो राज था, जो ब्रिटिश एम्पायर था, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन था उनकी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। दुनिया भर में अगर कहीं पर भी कोई मेजर रिवोल्ट हो जाए अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर और अगर वहां की लोकल आर्मी उसे कंट्रोल ना कर पाए तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया से सोल्जर भेजकर उसे कंट्रोल करते थे। यानी कि यही आर्मी उनके पावर का बैकबोन थी। मतलब बात इतनी सीधी सी थी कि अगर ब्रिटिश एम्पायर को कमजोर करना है तो उनकी आर्मी जिसमें ज्यादातर इंडियंस थे उन्हें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा कर दो। और नेताजी ने अपने 4 साल के एग्जाइल में एग्जैक्टली यही किया था और इसके चलते 1946 में अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अब इंडिया छोड़ना होगा और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। पूरे देश में खुशी का माहौल था, लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा था, चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन आजादी के इस जश्न में वहां सबके बीच में एक आदमी मौजूद नहीं था और वो थे नेताजी। दुनिया के लिए वो 1945 में एक प्लेन क्रैश में मर चुके थे, लेकिन एक्चुअल ट्रूथ क्या था ये सबसे छुपाया गया था और यही से हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है। और गाइस आपके लिए एक और सरप्राइज है, हम हमारी डॉक्यूमेंट्री टीम को एक्सपांड कर रहे हैं। सो नाउ यू हैव अ चांस टू वर्क विद आवर टीम एज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड वीडियो एडिटर। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म्स मिल जाएंगे, इसे फिल करो, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। 18 अगस्त 1945 पूरी दुनिया में एक खबर आग की तरह फैल जाती है कि ताएहोकू एयरपोर्ट जो आज के ताइवान में आता है वहां से एक जापानीज बॉम्बर प्लेन टेक ऑफ करता है और कुछ ही सेकंड्स में एक लाउड एक्सप्लोजन होता है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। कई ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया कि उस प्लेन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उस क्रैश में वो बुरी तरह से जल गए थे और उसी रात उनकी मौत हो गई थी।
और यहाँ तक कि हमें ये भी बताया गया कि उनकी अस्थियों को जापान में रेनकोजी नाम से एक टेम्पल है वहां रखा गया है। लेकिन आपको पता है ये जो प्लेन क्रैश वाली थ्योरी है इसे खुद इंडियन गवर्नमेंट भी डिनाई करती है। क्या हुआ था कि नेताजी के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक जस्टिस मुखर्जी कमीशन बिठा दिया गया था और साल 2005 में इस कमीशन की मीटिंग में नेताजी के केस को लेकर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कई सारी अलग अलग पार्टीज आई थी। यहाँ पार्टीज का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये पार्टी मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल इंसान या कोई फैमिली या कोई भी ऑफिसर हो सकता है। और यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई केस कोर्ट में डिस्कस होता है वहां पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, आई विटनेसेस, इन सब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स के बेसिस पर ही बात करनी पड़ती है। वहां टीवी डिबेट की तरह बातों को यहाँ वहां घुमाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये जो जस्टिस मुखर्जी कमीशन था इसे हम एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान सकते हैं। तो हुआ क्या था कि इस कमीशन में कई अलग अलग पार्टीज ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने अपने थॉट्स और कई सारे अलग अलग रिपोर्ट्स सबमिट किए थे। उसके बाद उस पर प्रॉपर डेटा बैक आर्गुमेंट किया गया था और इस सब के बाद रिजल्ट ये निकल कर आया कि नेताजी की प्लेन क्रैश में हुई नहीं थी और उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया था कि ये प्लेन क्रैश थ्योरी बेसलेस है। इवन इसी कमीशन के अंडर ताइवान, जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था, उनसे इस प्लेन क्रैश के बारे में इंक्वायरी की गई थी। तो पता है ताइवान से क्या रिप्लाई आता है? वो कहता है कि 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 1945 के बीच ताइवान में कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। यहाँ तक कि नेताजी जो कि इतने पॉपुलर लीडर थे, उनकी डेड बॉडी का एक फोटोग्राफ तक अवेलेबल नहीं है, जबकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी को हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। इसके अलावा हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका इलाज जिस डॉक्टर ने किया था, डॉक्टर योशिमी तानेयोशी, उन्होंने ही नेताजी के सर्टिफिकेट पर साइन किया था। लेकिन सरप्राइजिंगली उस डेथ सर्टिफिकेट पर नेताजी का नाम ही नहीं था, बल्कि उस सर्टिफिकेट पर इचिरो ओकुरा ये नाम लिखा हुआ था, जो कि एक जापानी सोल्जर था और वो हार्ट अटैक से मर गया था। अब इसके बारे में जब पूछताछ की गई तो जापानीज अथॉरिटीज ने कहा कि हमने जानबूझकर उनका नाम बदल दिया था ताकि दुश्मन यानी कि ब्रिटिशर्स को उनकी डेथ की खबर ना लगे। और हाँ, ये सब ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर बताने लग जाऊं तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो क्लियरली प्रूव करती है कि प्लेन क्रैश वाली जो थ्योरी है वो बिल्कुल बेसलेस है। इवन नेताजी के नाम पर जो अस्थियां जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो उनकी अस्थियां है ही नहीं, वो एक्चुअल में एक जापानी सोल्जर की अस्थियां है। और इसीलिए इंडिया का पीएम कोई भी बन जाए, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वो इस नेताजी के मुद्दे से थोड़ा दूर ही रहता है। वरना आप मुझे बताओ कि अगर सच में वो अस्थियां नेताजी की होती तो उन्हें भारत में लाने में इन्हें क्या दिक्कत थी? जापान तो बोल रहा है कि आप उन्हें ले जाओ, लेकिन फिर भी कोई भी नेता उन्हें लेकर नहीं आ रहा है। 1997 या 98, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसी दौरान मुलायम सिंह यादव ने ऐसे ही फ्लो में बोल दिया था कि वो जापान से नेताजी की अस्थियां वापस लेकर आएंगे। तो उसके तुरंत बाद वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में एक केस फाइल हो गया था कि वो अस्थियां भारत लाने से पहले हमें प्रूव करके दिखाओ कि वो अस्थियां नेताजी की ही है। ऐसी थोड़ी ना हम किसी भी अस्थियों को नेताजी की अस्थियां मानकर एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद ना किसी ने वो प्रूव किया और ना ही कभी फिर मुलायम सिंह यादव ने उस पर कभी बात की। यहाँ तक कि जापान का वो मंदिर जहाँ ये अस्थियां रखी हुई है, वहाँ आज तक हमारे सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी और अटल जी। लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी डायरेक्टली उन अस्थियों को पॉइंट आउट नहीं किया। नेहरू और इंदिरा जी ने उस जापान के टेम्पल की तारीफ की, लेकिन उन अस्थियों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। और जो अटल जी थे, उन्होंने उसे नेताजी की स्मृतियां कहा, लेकिन कभी अस्थियां ये शब्द यूज नहीं किया। इसके अलावा अगर लेटेस्ट में मोदी जी की भी बात करें तो उनका एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल है। क्या हुआ कि श्यामजी वर्मा नाम से एक फ्रीडम फाइटर थे, जिनकी फॉरेन कंट्री में डेथ हुई थी और उनकी अस्थियों को भी ऐसे ही फॉरेन में रखा हुआ था। क्या हुआ था कि जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तब वो उनकी अस्थियों को अपने सर पे रखकर इंडिया लेकर आए थे। तो फिर यहाँ सवाल यह आता है कि जापान में अगर वो नेताजी की अस्थियां है, तो फिर उन्हें इंडिया वापस लाने में इन्हें क्या दिक्कत आ रही है? देखो, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स की समझ है, उससे मैं आपको इसका रीजन क्या हो सकता है ये समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो अगर कोई लीडर उन अस्थियों को इंडिया ले आता है, तो इससे ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वो अस्थियां नेताजी की ही है और इसीलिए उन्हें इंडिया लाया गया है। और जो कि वो नेताजी की अस्थियां है, तो इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि उसी प्लेन क्रैश में नेताजी की डेथ हुई थी। लेकिन नेताजी कोई नॉर्मल फ्रीडम फाइटर नहीं थे। जितनी फाइल्स नेताजी के ऊपर बनी है, उतनी शायद ही किसी और फ्रीडम फाइटर के ऊपर बनी होगी। खुद इंडियन गवर्नमेंट ने ही आज तक नेताजी को लेकर 2-2.5 हजार फाइल्स डिक्लासिफाई कर दी है और अभी भी कितनी फाइल्स डिक्लासिफाई करना बाकी है ये किसी को नहीं पता है। और नेताजी के केस में सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है पता है?
उनके ऊपर जितनी फाइल्स बनी है वो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि जर्मनी, रशिया, जापान, इटली, ब्रिटेन, यूएस ऐसी कई सारी अलग अलग कंट्रीज में भी बनी है। इसीलिए नेताजी की डेथ मिस्ट्री एग्जैक्टली क्या थी? उनकी डेथ सच में प्लेन क्रैश में हुई थी या किसी और रीजन के चलते हुई थी, या वो अगले कई सालों तक अपनी आइडेंटिटी बदल कर रह रहे थे? इसके एविडेंसेस हो सकता है कि किसी कंट्री के किसी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में पड़े हो, और शायद हो सकता है कि हमारे लीडर्स को उसी बात का डर हो और उधर से कोई किसी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई करके ये रिवील कर दे कि वो अस्थियां नेताजी की है ही नहीं। तो इससे हो सकता है कि उस नेता को बहुत बड़ा बैकलैश फेस करना पड़े, और शायद इसी डर के मारे कोई भी बड़ा नेता नेताजी के केस से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही चलता है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इस डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा था तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि नेताजी, जो नो डाउट इतने महान व्यक्ति थे, उन्हें हमारे इतिहास की किताबों में इतने कम पन्ने कैसे दिए जा सकते हैं, और उनके काम को लेकर कोई उंगली भी कैसे उठा सकता है। नेताजी की कहानी से मुझे इतना तो क्लियर हो गया है कि 1941 से लेकर 1945 तक उनकी लाइफ का जो फेज था वो किसी वनवास से कम नहीं था। लेकिन यहाँ भी अगर देखा जाए तो पांडव हो या भगवान श्री राम हो, उन्हें तो वनवास के बाद फिर भी अपना अपना राज वापस मिल गया था। लेकिन नेताजी को उनके 4 साल के वनवास के बाद अगर कुछ मिला तो वो फिर से वनवास ही मिला, और उनका ये वनवास आज भी जारी है।